अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैंप लगाया है। पीसीबी का रेड बॉल कैंप का आगाज़ हो गया है। 8 जून से 10 जुलाई तक ये कैंप जारी रहेगा। इसमें 22 खिलाड़ी शरीक हैं। शाहीन शाह अफरीदी कैंप का हिस्सा नहीं है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि शायद वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ का हिस्सा ना हो। जी, मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब, 2 कैंप्स, एक रेड बॉल का, एक वाइट बॉल का। रेड बॉल का कैंप तो शुरू हो भी गया है। इसमें बहुत सारे सवालात हैं। ये कैंप अभी लगाने के पीछे सबसे पहले मकसद क्या है, और इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनका नाम ना होना हैरानी का बायस बन रहा है, जिसमें कामरान गुलाम है, शाज़ेब खान है, साद खान है, अरशद इकबाल हैं, और भी कई नाम हैं, लेकिन ये हुनैन शाह है। तो इनके नाम ना होना आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं है? कुछ देख लेना चाहिए हमारे सिलेक्शन कमेटी को जब आप कैंप के लिए बुलाते हैं, चाहे वो प्लेयर कैंप से टीम में आए या ना आए, हिस्सा ना हो या हो, लेकिन पाकिस्तान का कैंप अटेंड करना भी एक बहुत बड़ा ऑनर है। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, प्रेसिडेंट कप ग्रेड 1 जो फर्स्ट क्लास, प्रेसिडेंट 1 वनडे और दूसरा वनडे या नेशनल T20 जो भी है आपके टूर्नामेंट, उसके कम से कम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के 5 टॉप के बैट्समैन, 5 टॉप के बॉलर, वो तो कैंप का हिस्सा होना ही चाहिए, चाहे उनको आप स्क्वाड में लें या ना लें। इसी तरह शाज़ेब खान जो है वो 3 या 4 पे था, साद खान भी टॉप 5 में था, तो उन दोनों को तो आप कम से कम रख लेते ताकि आपका एटलीस्ट ये होता कि जी ये हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को रखा है। और टॉप 3 आप रख लें दूसरे टूर्नामेंट्स के। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी भी है जो कि ऑल्दो फर्स्ट क्लास नहीं थी, लेकिन प्रेसिडेंट कप के आप ले लें, प्रेसिडेंट कप वनडे टूर्नामेंट के ले लें, बहुत से लिए होंगे, लेकिन बहुत से नाम रह भी जाते हैं, जिससे क्या होता है दिल शिकनी होती है उन प्लेयर्स की। अब शाज़ेब ने कल नेशनल T20 के फाइनल में 50 भी किया, बड़ा अच्छा खेला, वो अच्छा खेल रहा है। शाहीन से उसने अच्छा खेला है। अंडर 19 इंडिया के खिलाफ एक बड़ा ज़बरदस्त 140 प्लस किया था, जिसमें 10 छक्के इंडियन के बॉलर्स को मारे थे और पाकिस्तान जीता था वो मैच दुबई में। तो इस तरह से प्लेयरों की हौसला शिकनी होती है। वो पिछले 2-3 साल से जूनियर लेवल पे, शाहीन लेवल पे रन्स कर रहा है। डोमेस्टिक में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में उसने रन्स किए, तो उसकी दिल शिकनी होगी। मकासद अच्छे हैं कि पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज़ के 2 टेस्ट की, फिर उसके बाद इंग्लैंड की, ये 5 के 5 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और बहुत टफ भी होंगे। इसमें अब नुमान का नाम नहीं है जैसे रेड बॉल में, तो इसका मतलब है पाकिस्तान अब नुमान के आगे देख रहा है। 31-32 साल के अली उस्मान हैं, पिछले 3-4 सीजन से अच्छा कर रहे हैं, हमेशा बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक है और वो दरवाजे पे खटखटा रहे थे कि यार मुझे भी एक चांस मिलना चाहिए। अब अगर उनको चांस मिलेगा, इसलिए कि पाकिस्तान के दोनों टेस्ट पोर्ट ऑफ स्पेन में हैं, जो रिलेटिवली स्लोअर पिचेस भी हैं और रिलेटिवली वहाँ पे स्पिनर्स भी काम आते हैं। तो तरुबा में तो पहला टेस्ट मैच होगा जो ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी है, वहाँ का हमें इतना नहीं पता, लेकिन वहाँ पे जितने भी फर्स्ट क्लास या ऐसे मैचेस हुए हैं वहाँ पे स्पिनर्स का अच्छा खासा डोमिनेशन रहा है। तो अब आपको उसकी तैयारी करनी है, फिर 3 टेस्ट की तैयारी करनी है। और अच्छा है कि आपने एक 18 सितंबर तक रेड वाइट बॉल का कैंप रखा है कि आपने अगले साल वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब मुझे बार बार ऐसा लगता है और कहते हुए थोड़ा अजीब भी लगता है कि जो हालत हमारी बांग्लादेश में हुई है, तो WTC में अब कुछ एक्सपेक्टेशन रखना तो अब एक दीवाने का ख्वाब ही है। बड़े टफ हाँ, टफ भी है और आपका कोई चांस भी नहीं है। आप टॉप 4 में भी फिनिश कर लें तो बहुत बड़ी बात होगी। आप आएंगे वही सेकेंड लास्ट नंबर पे, जहाँ आप इस वक्त डिजर्व भी करते हैं रहना, जैसी आपकी क्रिकेट चल रही है। मोर सीरियसली हमें सोचना है कि किस तरह से इस बार हम सेमीफाइनल तक जाने की कोशिश तो करें। इन वर्ल्ड कप जो ICC इवेंट्स में पिछले कुछ अरसे से हमारा रहा है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंसिव प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। कुछ 2-3 मुल्कों से बातचीत भी चल रही है कि सीरीज़ हों। यहाँ पे हमारी जो श्रीलंका और इंग्लैंड से ट्राई सीरीज़ होगी वो हमारे लिए इतनी मुफीद नहीं होगी अगर हम अच्छी तेज़ पिचेस ना बनाएं। हार जाएं वो ट्राई सीरीज़, लेकिन हम अच्छी तेज़ पिचेस बनाएं ताकि हमें साउथ अफ्रीका की प्रिपरेशन हो। साउथ अफ्रीका में बिल्कुल भूल जाइए वो विथ एंड रियलिटी वाली बात जो माइक हसन ने की, बिल्कुल गलत है। तो अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, करने के लिए कोशिश की उन्होंने। नहीं होंगी ऐसे पिचेस, और उनके मेन सेंटर्स पे ज़्यादातर फास्ट बॉलिंग पिचेस होती हैं। सेंचुरियन को आप देख लें, सुपर स्पोर्ट पार्क, जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी बताया था कि टॉप 18 में सिर्फ एक ही स्पिनर है, वो सईद अजमल है। तो आपको अपनी फास्ट बॉलिंग को ट्राई करनी पड़ेगी। अच्छा लग रहा है कि रेड बॉल के कैंप में कुछ अच्छे फास्ट बॉलर जैसे शाहनवाज धानी है, उबैद है। उबैद ने पिछले 2 फर्स्ट क्लास सीजन खेले, उसकी कोई 72-73 के करीब विकेट्स हैं। अच्छा फास्ट बॉलर है। आपको ये यंगस्टर्स 19-19, 20-20 साल के टेस्ट के लिए तैयार करने ताकि अगले 2-3 साल में। और शाहीन को मेरे हिसाब से ड्रॉप नहीं किया।
शाहीन का वर्कलोड मैनेज किया जाएगा, इसलिए कि अगले साल अक्टूबर में उन्होंने कप्तानी भी करनी है, वनडे में पाकिस्तान की कप्तानी करनी है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि उसको T20 का भी, ऑल्दो T20 इस पीरियड में हमारे इतने ज़्यादा नहीं है, हाँ। तो उसको हमें रेड बॉल से थोड़ा सा हटा के वाइट बॉल की तरफ ज़्यादा रखना पड़ेगा। बनता भी यही है, इस वक्त उनसे लंबी बॉलिंग करा के आप फिर क्या हासिल कर लेंगे? बॉल से भी वो कहीं आपका वर्ल्ड कप सर पे है, तो उसकी तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। खैर, जहाँ तक अगर खिलाएं भी तो उससे सेलेक्टेड टेस्ट मैच खिलाएं। इंग्लैंड में गालबन आपको शाहीन शाह अफरीदी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब मुझे वही वाली बात है कि वहाँ हम हासिल क्या करेंगे शाहीन को खिला के? लेकिन आपको जाहिर है अब इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में आप देखें ना, अभी न्यूजीलैंड ने टेस्ट मैच खेला, हार गए न्यूजीलैंड, ऑल्दो कि उन्होंने भी 4 फास्ट बॉलर खिलाए, इधर से भी फास्ट बॉलर थे, सिंगल ओवर स्पिनर ने नहीं कराया, विकेट लेना तो दूर की बात है। वहाँ के लिए 2 अच्छे फास्ट बॉलर आपके पास हैं, अब्बास जहाँ पे इंग्लैंड में उसका बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है काउंटी क्रिकेट का, और मोहम्मद अली जो कि दोनों अच्छी स्विंग करते हैं। थोड़ी सी अगर उनकी स्पीड और ज़्यादा हो जाए तो हमारे लिए बड़े लीथल साबित। ठीक है, वो उस पर हम आएंगे, इंग्लैंड की तरफ भी बढ़ेंगे, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के टेस्ट मैच पे। पहले जो आपने जिक्र छेड़ा था उस तरफ आ जाते हैं। एबटाबाद रीजन पहली बार नेशनल T20 का चैंपियन बन गया, और जहां आपने बात की थी शाहजेब की, वहीं साथ साथ कामरान गुलाम ने भी 45 रन की बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली। स्कोर बहुत ही कम था ऑब्वियसली, 119 का टारगेट। क्या कहेंगे? एकदम से वाइट बॉल क्रिकेट से हमने कामरान गुलाम को हटा दिया, रेड बॉल से तो निकाला था, वाइट बॉल से भी हमने निकाल दिया। उसने साउथ अफ्रीका के टूर पे एक बड़ी क्विक 50 बनाई थी, वो अच्छी हिटें लगाता है, उसको खुदा के वास्ते उसको वाइट बॉल के लिए बहुत मेरा सवाल ये है कि कभी रीजन नहीं है, और आपके पास तो इस वक्त मिडिल ऑर्डर में बहुत कहा गया कि जी कामरान गुलाम की फील्डिंग अच्छी नहीं है, हालांकि वो तो ठीक ठाक ही फील्डर है। वो उसको आप लेफ्ट आर्म स्पिन के तौर पर भी कभी 2-1 ओवर करवा सकते हैं। जगह माइक हैसन की सोच के हिसाब से तो आप उसको वो कर लें, थोड़ा सा कीपिंग भी करवा के देख लें कभी कभार कि कीपर भी अच्छा बन सकता है। तो आप मजाक के अलावा आप उससे थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करवा सकते हैं, उसको एकदम से निकाल दिया आपने। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके पास रोना यही है कि मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन नहीं है। अब शान मसूद भी मिडिल ऑर्डर में खेलना शुरू हो गए हैं, मुझे लगता है वनडे में वो भी सूट करते हैं, ये भी सूट करते हैं। कल वैसे कराची की वाइट्स की टीम ने बड़ा मायूस किया, उसने बिल्कुल ऐसी बैटिंग की जैसे पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम करती है। एक भी बैट्समैन नहीं रुका, ना सऊद रुका, ना शान रुका, ना अब्दुल्ला फजल रुका, ना दानिश अजीज रुका। 12-12, 10-10 ओवर बाकी थे, फिर भी जो आ रहा है, दानिश अजीज तो इतना अच्छा प्लेयर है, निकल के वो शॉट मार रहा है और स्टंप हो गया। शान मसूद कैच दे के चला गया। सऊद तो पता नहीं बिलोंग करता भी है T20 के नहीं, इतना अच्छा प्लेयर है। उसका अपना रेड बॉल का करियर भी ख़राब हो गया कि पिछली 3 सीरीज़, वो तो क्वालिटी बैट्समैन है रेड बॉल का, एकदम से वो रेड बॉल में भी पीछे चला गया। क्या वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलने की तरफ चला गया कि उसका रेड बॉल भी ख़राब हो गया? तो ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके लिए एक हाई परफॉर्मेंस मैनेजर होना चाहिए, जो एक एक प्लेयर का अहाता करे कि क्यों हमारे प्लेयर आगे पीछे होते हैं। शायद साहब ये चीज़ ना मुझे नहीं समझ में आती। सारे उनके प्लेयर्स जो हैं, मोस्ट ऑफ देम आई वुड से, जो रेड बॉल के भी ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं, वो पूरा 2.5 महीने की IPL खेलते हैं, और उसके बाद फिर जब वो गेयर शिफ्ट कर लेते हैं जब टेस्ट में आते हैं। माइंडसेट की बात है। हमारे प्लेयरों का अपना माइंडसेट भी इस तरह होना चाहिए कि उनको जैसे स्विच करना पड़े वो स्विच करें। बहुत से मुल्क ऐसे हैं, जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड बहुत से प्लेयरों को रेड बॉल के अलावा नहीं खिलाता, चाहे कितने भी अच्छे हों। ऑस्ट्रेलिया भी रेड बॉल के बहुत ही उनके सेलेक्टेड प्लेयर्स हैं जिनको वो वाइट बॉल की तरफ नहीं लेके आते। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा, आपको अपने रेड बॉल के तो प्लेयर कम से कम करने पड़ेंगे। और अच्छा लग रहा है कि कैंप एक लगाया है जिसमें 22 प्लेयर बुलाएं, और उसमें कुछ ऐसे प्लेयर हैं जो आपको रेड बॉल में आगे जाके फ्यूचर में काम आ सकते हैं। अच्छा, फ्यूचर की जहाँ तक बात है, तो कोई अभी आप देख रहे हैं, अगेन मेरा ज़्यादा फोकस वर्ल्ड कप पे है, तो कोई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नज़र आ रहा है आपको ऑप्शन? क्योंकि आपको साउथ अफ्रीका में बहुत ज़रूरत पड़ेगी फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। रेड बॉल में हमने बहुत ही महदूद रहे। हम रेड बॉल में हमारे पास एक फ़हीम अशरफ ही है ले दे के, जिसको हमने अभी काउंटी में भेजा है। अल्लाह करे वो काउंटी में अच्छी परफॉर्मेंस करे। व्हाट अबाउट वाइट बॉल? फिर उसी पे जाएंगे, वाइट बॉल में ही उसी पे जाएंगे, इसलिए कि आपने इतने अभी तक ऑलराउंडर अपने डेवलप नहीं किए। तो आप अगर ऑलराउंडर डेवलप करेंगे तो आपको डेवलप करने के लिए अमाद बट भी इतना बुरा नहीं था, लेकिन अब उसकी एज उसकी साइड पे नहीं है। उसको आपने रेड बॉल की तरफ लिया है। उसने सियालकोट को 2 सीज़न पहले कायद आज़म ट्रॉफी चैंपियन बनाया था। एक मैच में कायद आज़म ट्रॉफी के उसका 100 भी है। तो आप उसको रेड बॉल में अपने साथ रखें। आमिर जमाल भी आपके पास है, फ़हीम अशरफ भी है। इन 3 में से आप किसी एक को, लाइकली तो यही लग रहा है कि फ़हीम अशरफ को ही आप पेस बॉलिंग ऑलराउंडर डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद तजर्बा भी है। बिल्कुल ठीक है, जो भी कैंप्स की अपडेट्स आएंगी आने वाले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं, अभी शाहिद साहब ने थोड़ी देर पहले कहा वो जो 150th टेस्ट मैच था
लॉर्ड्स का, वो एक ही मैच, लेकिन उसमें थोड़ा सा मौसम और कुछ ख़राब पिच ने मज़ा ख़राब किया। इंग्लैंड ने कामयाबी तो हासिल की 115 रन से, लेकिन जहाँ तक स्पिनर की बात है, एक ओवर भी स्पिनर ने नहीं कराया, तो ये भी इस मैच की एक यादगार चीज़ रहेगी। बड़ी ख़तरनाक बॉलिंग देख के डर लग रहा था कि बैट्समैन पे क्या गुजर रही होगी, जिस तरह की पिच बिहेव कर रही थी और ओवरकास्ट कंडीशन। मैंने एक और चीज़ देखी, शायद साहब आपने भी नोट किया होगा, अर्ली समर में ऐसा ही रहता है, वैसे इंग्लैंड में ये जरा ज़्यादा हो गया, जैसे जैसे टाइम गुजरता है फिर थोड़ी बैटिंग। अर्ली समर उनकी मई है, ये तो जून शुरू हो चुका, और फिर इस तरह की पिच ये जिसमें वेरिएबल बाउंस के कुछ बॉडी पे आके लग रही हैं, कुछ इतनी बैठ रही हैं कि बैट्समैन बल्ला तक नहीं लेके जा पा रहा। बड़ा अच्छा स्टैट एंडी ज़ेल्ज़मैन ने डाला। उन्होंने कहा कि 20 साल में लॉर्ड्स पर जो बैथल सेकंड इनिंग में हेनरी की गेंद पर आउट हुआ, 20 साल में जितनी भी गेंदें लॉर्ड्स पर हुई हैं, ये सबसे ज़्यादा लो हाइट की बॉल थी, लो रहने वाली बॉल थी। उससे ही आप अंदाज़ा लगा लें कि यानी कितनी लो रह रही थी बॉल। और जिस तरह इस रिपोर्ट में कहा कि केन विलियमसन, जो रूट, हैरी ब्रूक, स्टोक्स, डैरिल मिचेल, टॉम ब्लंडल, जिसने पिछले 4 साल पहले एक सेंचुरी ज़बरदस्त बनाई थी, उस टाइप के बैट्समैन इस पिच पे स्ट्रगल कर रहे थे। रचिन रविंद्रा दोनों इनिंग्स में वो फ्लॉप हुआ। तो उस टाइप के बैट्समैन अगर स्ट्रगल करेंगे तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ मसला है। और तो एमसीसी ने भी माना, और अब ये मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट हैं जो पाकिस्तान के ऊपर तो बड़े जुल्म ढाते हैं। अब देखना है कि वो इंग्लैंड के ऊपर कैसा जुल्म ढाते हैं, कि इस पिच को क्या रेटिंग देते हैं। अगले हफ्ते आएगी रेटिंग, अगले हफ्ते आएगी तो पता चलेगा। फिलहाल ये सिचुएशन देख के मुझे तो हमारा जो टूर है उसकी फिक्र हो रही है। हमारा क्या होगा वहाँ जाके? हमारा टूर लेट समर में है, 19 अगस्त से पहला टेस्ट मैच है। अगस्त और सितंबर में फिर भी काफ़ी ड्राई होता है, थोड़ी गर्मी भी होती है, शायद हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो, लेकिन हमारी बैटिंग कौन करेगा वहाँ? बैटिंग का ही तो असल मसला ये आ रहा है ना। जब विलियमसन, मिचेल, रचिन रविंद्रा, टॉम लैथम, इस टाइप के बैट्समैन नहीं चल पा रहे, तो हमारे पास इतने क्वालिटी प्लेयर तो हैं भी नहीं। हमारे प्लेयरों में अगर इमाम सेलेक्ट होता है तो इमाम पहले इंग्लैंड में खेला है, बाबर सेलेक्ट होंगे, बाबर खेले में, रिजवान पहले खेले में, काफ़ी से ज़्यादा हमारे पास ऑप्शन नहीं है। मेरे ख्याल सलमान आगा भी पहले इंग्लैंड में नहीं खेला, टेस्ट मैच नहीं खेला कभी। तो लेट्स सी क्या होता है, बस देखते हैं इस कैंप से फ़ायदा हो। अली और असद शफी को बुला लें वापस। चले, ये तो वैसे अवेलेबल है, वो तो अवेलेबल है, बिल्कुल ठीक है। क्रिकेट पे काफ़ी बात हो गई, और अब दुनिया का सबसे मकबूल तरीन खेल और उसके बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं। शायद साहब इससे पहले कि आप बताएं, मैं बता देता हूँ, मेरी फेवरेट इस वक्त फ्रांस लग रही है मुझे, क्योंकि स्टार स्टडेड है। एम्बापे का क्या ज़बरदस्त वक्त चल रहा है, और साथ में स्पेन उनका रिवायती टिकी टाका, और साथ में वो अब बड़ा एग्रेशन के साथ उसको लेके चलते हैं आगे। क्या कहते हैं? यही 4-6 टीमें होती हैं जो स्टार्ट करती हैं एज फेवरेट। फ्रांस हो गई, स्पेन हो गई, जर्मनी हो गई, अर्जेंटीना हो गई, कुछ थोड़ा पुर्तगाल की टीम भी अच्छी लग रही है। पिछली दफ़ा हमने विश की थी कि मेसी बगैर वर्ल्ड कप जीते ना जाए, तो वो जीत गया। अब मेरी विश ये है कि अल्लाह करे 41 साल की उम्र में तकरीबन वो और एक स्कॉटलैंड का गोलकीपर, ये सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर होंगे इस वर्ल्ड कप के। अल्लाह करे रोनाल्डो भी अगर रिटायर हो तो वर्ल्ड कप के साथ। पुर्तगाल की टीम इतनी बुरी भी नहीं है। हाँ ठीक है, टीमें सारी अच्छी हैं, और वो आगे तक पहुंचे, फाइनल तक बड़ा पहुंचे, मुश्किल नजर आता है, लेकिन कोई भी टीम कुछ भी कर सकती है। शुरू के मैचेस आ रहे हैं, अब चूंकि 48 टीम्स हो गई, शुरू के मैचेस इतने सनसनीखेज नहीं होंगे। राउंड ऑफ 16 से पता चलेगा कितना तैयार है टीमें इस इवेंट के लिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।